तो स्टूडेंट देखिए, आप नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, मैक्सवेल रिलेशन। मैक्सवेल रिलेशन की बात कर रहे हैं। मैक्सवेल रिलेशन, तो मैक्सवेल रिलेशन यानी मैक्सवेल संबंध की बात कर रहे हैं। तो आपको जो लास्ट वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि मैक्सवेल संबंध क्या होते हैं। सबसे पहले मैक्सवेल संबंध की बात करने से पहले अपन बात करेंगे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक जो वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की बात करें तो उष्मागतिकी चर, उष्मागतिक चर, उष्मागतिक चर क्या होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में उष्मागतिकी में ताप, ताप T, दाब P, वॉल्यूम, एंट्रोपी आदि का उष्मागतिक चर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रहे। उष्मागतिक चर क्या होते हैं, तो ताप, आयतन, वॉल्यूम, प्रेशर, एंट्रोपी, ये सारे उष्मागतिक चर कहलाते हैं। उष्मागतिक फलन, उष्मागतिक फलन जैसे कि आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा U, ठीक है, आंतरिक ऊर्जा U, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी F, गिब्स मुफ्त एनर्जी G, एंथैल्पी H आदि उष्मागतिक फलनों को भी उष्मागतिक चर के रूप में प्रयोग किया जाता है और इन्हें उष्मागतिक विभव भी कहा जाता है, क्योंकि ये उष्मागतिक विभव यानी कि उसी प्रकार से ये भी वर्क करते हैं। तो ठीक है, तो आपको पता चल गया। देखिए आप उष्मागतिक चर आपको समझ, उष्मागतिक चर क्या होते हैं, ताप, दाब, आयतन और ये एंट्रोपी, ये सभी उष्मागतिक चर होते हैं। उष्मागतिक फलन तो आंतरिक ऊर्जा U, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा F, गिब्स मुक्त ऊर्जा और एंथैल्पी आदि ये फलनों को भी उष्मागतिक चर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इन सभी का यूज करेंगे अपन कि भाई ये क्या होते हैं। तो उष्मागतिकी के चार जो संबंध थे वो आपको मैंने बताए थे। ठीक, तो थोड़े से आप ये रफली लिख लेना इधर से। जो उष्मागतिकी की जो चार संबंध हैं वो हैं टीवी पर सलमान, टीवी पर सलमान, यहाँ पर एस तो यहाँ पर एस कांस्टेंट और माइनस साइन तो है ही इसमें, और यहाँ पर वी है तो यहाँ वी कांस्टेंट। पहला रिलेशन है तो ठीक है। सेकंड जो रिलेशन है वो क्या है, सब्जी वाला, पालक, टमाटर, इसमें तो साइन नहीं है नेगेटिव, यहाँ तो पॉजिटिव है। यहाँ टी है तो यहाँ भी टी कांस्टेंट और यहाँ वी है तो यहाँ भी कांस्टेंट। थर्ड जो रिलेशन है इसका वो सेकंड का ऑपोजिट है, तो सेकंड डेल एस अपॉन डेल वी है, तो डेल वी अपॉन डेल एस बराबर डेल टी अपॉन डेल पी। तो यहाँ पी तो यहाँ पर कांस्टेंट पी, यहाँ एस तो यहाँ पर कांस्टेंट है। तो फोर्थ जो रिलेशन है वो फर्स्ट का ऑपोजिट है, डेल वी अपॉन डेल टी बराबर डेल एस अपॉन डेल पी। माइनस का ऑपोजिट माइनस ही होगा, नहीं तो आप कहेंगे माइनस का उल्टा प्लस कर दो सर। तो पी का यहाँ पर पी है तो यहाँ पी कांस्टेंट, तो यहाँ टी तो यहाँ टी कांस्टेंट। आपको ध्यान क्या रखना है, टीवी पर सलमान तो उसका जो फर्स्ट है इसका ऑपोजिट फोर्थ है, और सेकंड सब्जी वाला पालक टमाटर, तो यहाँ से आप यहाँ टी तो यहाँ टी, यहाँ भी तो यहाँ भी, ये भी आपको ध्यान रखना है। जब दो रिलेशन आपको याद है, थर्ड जो रिलेशन है वो सेकंड का ऑपोजिट है और जो फोर्थ रिलेशन है वो फर्स्ट का ऑपोजिट है। तो ये चारों रिलेशन बारी बारी से अपन यूज करेंगे। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिए, आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, तो आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, U, आंतरिक ऊर्जा को U से डिनोट करते हैं। और जो उष्मागतिकी के जो फर्स्ट लॉ होता है वो क्या होता है, dQ बराबर du प्लस dw, या फिर आप इसे सिंप्लीफाई करके लिखें तो du प्लस pdv, क्योंकि dw बराबर pdv होता है तो ये dq बराबर ये हो गया यहाँ से। और आप हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा का मान आप जानते हैं, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा इसे आप F से डिनोट करते हैं। F बराबर क्या होता है, U माइनस TS।
और बात करें अपन एंथैल्पी, एंथैल्पी को H से डिनोट करते हैं, यानी H बराबर U प्लस PV। और गिब्स मुक्त ऊर्जा की बात करें, गिब्स मुक्त ऊर्जा G बराबर, इसको G से डिनोट करते हैं, G बराबर H माइनस TS। और आगे सिंप्लीफाई लिखना चाहें आप, चूंकि H बराबर क्या होता है U प्लस PV, तो ये U प्लस PV माइनस TS, यहाँ से आप ये भी यूज कर सकते हैं। तो अपन ये आपको क्या है याद होने चाहिए, इनका बारी बारी से यूज करेंगे और ये चारों रिलेशन है, मैक्सवेल जो संबंध है, रिलेशन है, इन्हें प्रूव करेंगे। देखिए आप मैक्सवेल का जो फर्स्ट रिलेशन है, मैक्सवेल संबंध क्या होता है। सबसे पहले बात करें मैक्सवेल संबंध की। मैक्सवेल संबंध, स्टूडेंट आप जानते हैं मैक्सवेल संबंध क्या होता है, यानी मैक्सवेल के द्वारा दिए गए संबंध रिलेशन मैक्सवेल संबंध कहलाते हैं। यानी मैक्सवेल ने ताप, दाब, ताप, V और एंट्रोपी आदि के मध्य कुछ संबंध स्थापित किए, जिन्हें मैक्सवेल संबंध कहते हैं। यानी मैक्सवेल ने प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंट्रोपी आदि के मध्य कुछ रिलेशन स्थापित किए, जिन्हें मैक्सवेल संबंध कहते हैं। तो मैक्सवेल ने चारों रिलेशन आपके सामने बताए, इन चारों रिलेशन को आप बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे, प्रूव करेंगे। तो देखिए पहला रिलेशन देखिए आप, तो मैक्सवेल का प्रथम रिलेशन यानी प्रथम संबंध, ठीक है। तो मैक्सवेल का प्रथम संबंध, तो देखिए आप, वी नाउ दैट उष्मागतिकी का प्रथम नियम, उष्मागतिकी का प्रथम नियम, उष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो देखिए आप, उष्मागतिकी का जो प्रथम जो नियम होता है वो क्या होता है, dq बराबर du प्लस dw। और यहां से आप इसे लिखना चाहे तो du प्लस pd भी लिख सकते हैं, एंड dq बराबर du प्लस pd भी, और du बराबर यहां से du का मान निकालें आप तो pdv माइनस dq, ठीक है। ये तो आपके पास यहां से वैल्यू है, चूंकि वी नाउ दैट आप जानते हैं किसी ताप पर एंट्रोपी का मान ds बराबर dq अपॉन t होता है। तो यहां से आप dq की वैल्यू निकालें, दिस इंप्लाइज दैट dq बराबर क्या हो जाएगा tds, ठीक है ना भाई। ये तो आपको पता होना चाहिए कि किसी ताप पर एंट्रोपी का जो मान होता है ds बराबर dq अपॉन t होता है। और यहाँ से आप dq की वैल्यू निकालना चाहते हैं, क्योंकि dq की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है। तो यहाँ पर पुट करने के लिए tds इधर मल्टीप्लाई कर तो dq बराबर tds। तो नाउ जैसे आप dq की वैल्यू, इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे सकते हैं, तो यूज तो इसमें पुट करेंगे। तो देखिए आप नाउ देखो आप, तो du बराबर pdv माइनस tds, ठीक है, pdv माइनस tds।
देखिए आप, तो डी यू बराबर यहाँ से पी डी बी माइनस डी क्यू हो गया। देखो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक, ये भाई डी उधर आएगा ना, तो डी क्यू उधर जाएगा, तो यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ से माइनस को लेके कैंसिल आउट करें तो मिला के हो जाएगा। देखो डी यू बराबर डी क्यू माइनस पी डी बी, ठीक है। देखो आप डी यू बराबर डी क्यू माइनस पी डी बी, और इसकी जगह आपने वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, तो देखो आप डी क्यू की जगह टी डी एस माइनस पी डी बी। अब देखो जो आंतरिक ऊर्जा है वो एस और वी का फलन है, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा डी यू, तो यू में किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, एस, और वी पर डिपेंडेंट है, तो आप लिख सकते हैं यू फलन है किसका, एस और वी का। इससे आप समीकरण नंबर 2 नाम दे, यू आंतरिक ऊर्जा, एस एंट्रोपी और आयतन वी का फलन है। तो देखिए आप बारी बारी से, आयतन विनियत पर, विनियत होने पर, तो अगर आपने आयतन V को नियत कर दिया तो यहां से देखिए आप, तो डेल यू अपॉन डेल एस वी बराबर टी। तो आपने जैसे आयतन को निश्चित किया, यानी कांस्टेंट किया, तो डीवी का मान 0, तो यहाँ से पी डी वी तो 0 हो गया ना यहाँ से, तो डेल यू अपॉन डी एस इधर आएगा, तो डेल एस, और ये आयतन भी है तो कांस्टेंट भी, और यहाँ टी बचेगा, एंड डेल यू अपॉन डेल एस वी टी। आयतन भी इसलिए यहाँ पर बेस में सब स्क्रिप्ट में भी लिया आपने। तो देखिए आप इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए, ठीक है। अब देखो आंतरिक ऊर्जा एस व वी का फलन है, तो एक बार वी कांस्टेंट करनी है आपने, फिर एंट्रोपी नियत लेने पर, एंट्रोपी एस नियत होने पर, तो एंट्रोपी एस को नियत कर दें, एंट्रोपी एस नियत होने पर देखिए आप क्या हुआ, ये यहाँ से, तो ये नियत हुआ तो डी एस 0 हो जाएगा, जब डी एस 0 तो डेल यू अपॉन डेल वी बराबर पी माइनस का, डेल यू अपॉन डेल वी कांस्टेंट एस बराबर माइनस पी। यहां से देखिए आप, आपने क्या एस एंट्रोपी को कांस्टेंट लिया, तो डेल यू अपॉन डेल वी और ये माइनस का, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो आप। अब देखो इक्वेशन 3rd और 4th का वापस से यूज करेंगे। देखिए आप इक्वेशन, देखो इक्वेशन 3rd में आपने आयतन कांस्टेंट लिया, तो आप इससे इक्वेशन में समीकरण 3, समीकरण 3 से एस नियत होने पर, तो समीकरण 3 का अगर आप एंट्रोपी नियत होने पर इसका अवकलन करें, तो एस नियत है तो ये 0, यानी डेल यू अपॉन डेल वी और डेल यू अपॉन डेल एस वी बराबर डेल टी अपॉन डेल वी और ये एस, ठीक है। तो इस समीकरण 3 का आपने एंट्रोपी कांस्टेंट लेकर, जब एंट्रोपी कांस्टेंट है तो जो डिफरेंशिएशन होगा, पार्टिशियल डिफरेंशिएशन, वो किसके सापेक्ष होगा, वो एंट्रोपी आपने कांस्टेंट कर दिया तो वॉल्यूम के सापेक्ष होगा ना, तो वॉल्यूम के सापेक्ष डेल अपॉन डेल वी और इसका सेम टर्म, और टी का डेल टी अपॉन डेल वी,
एस कांस्टेंट है यहाँ पर, और यहाँ पर पूरा क्या कांस्टेंट है आपके, एस कांस्टेंट है। देखिए आप इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम देना, समीकरण 4 से देखिए अब आप, तो समीकरण 4 में आपने एस को नियत किया था, तो यहाँ पर अब वी नियत ले लेंगे, वी नियत। तो देखिए आप वी नियत लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एस के सापेक्ष तो समीकरण 4 से देखिए आप वी नियत है, तो यहाँ पर वी नियत है, इसका मतलब आप एस के सापेक्ष करेंगे, एस के सापेक्ष करेंगे तो देखिए आप, नहीं यहाँ पर देखिए ना समीकरण 4 से आप यहाँ पर एस नियत क्या था, तो देखिए आप यहाँ पर क्या किया आपने, हाँ ठीक है, क्या क्या आपने, हाँ ये देखो आप यहाँ पर पहले v कांस्टेंट था, अब नियत कांस्टेंट लिया s, अब यहाँ पर क्या s कांस्टेंट है, अब v नियत लेंगे, जब v नियत लेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर s के सापेक्ष ही होगा अवकलन, तो डेल अपॉन डेल s और ये पूरा डेल e अपॉन डेल v s बराबर p, तो माइनस का माइनस और डेल p अपॉन डेल s और कांस्टेंट v, ठीक है। यहाँ पर आपने कांस्टेंट के लिए v कांस्टेंट है, इस समीकरण नंबर 5 नाम दे दो। तो समीकरण 4 व 5 से देखिए दोनों का LHS जो इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, तो यहाँ पर डेल अपॉन डेल v है और अंदर डेल अपॉन डेल s है, यहाँ पर बाहर तो डेल अपॉन डेल s है और यहाँ पर डेल अपॉन डेल v, तो आप ऑपरेटर को चेंज कर सकते हो। ऑपरेटर को चेंज कब कर सकते हो, जब दोनों फलन क्या है, कंटिन्यूअस अवस्था में, यानी सतत फलन हो, तो आप बता सकते हैं कि दोनों इक्वल है, यानी कि सतत फलन होंगे तभी तो इक्वल होगा ना। तो समीकरण 4 व 5 से आप कंपैरिजन करेंगे, तो देखिए आप समीकरण 4 व 5 से देखिए आप कंपेयरिंग ऑन इक्वेशन 4 एंड 5, समीकरण 4 व 5 से आप जैसे ही कंपेयरिंग करेंगे तो देखिए आप पहला यहाँ से डेल टी डेल बी एस बराबर माइनस डेल पी अपॉन डेल एस बी, यह प्रथम संबंध है। देखो यह मैक्सवेल का प्रथम संबंध आपने प्रूव कर दिया, कोई दिक्कत हो तो बताइए आप यहाँ से, ठीक है। एक बार से फिर से एक्सप्लेन कर दें, तो आपको यूज क्या करना है, आपको प्रथम नियम है तो आपको मैक्स उस थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ यूज करना है, और ये आपको डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी आपको याद होना चाहिए। वैसे तो डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है और डी डब्ल्यू बराबर पी डी वी होता है। यहाँ से आप डी को मान निकालेंगे तो ये पी डी वी इधर ट्रांसफर कर दो आप, तो डी क्यू माइनस पी डी वी। और आप जानते हैं किसी ताप पर एंथैल्पिक एंट्रोपी का जो मान होता है डी एस बराबर डी क्यू अपॉन टी होता है, तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू टी डी एस, इसको यहाँ पर पुट कर दो। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है कि डी यू बराबर टी डी एस माइनस पी डी वी, डी यू बराबर क्या होता है टी डी एस माइनस पी डी वी, तो डी यू बराबर टी डी एस माइनस पी डी वी। तो ये आपको पता है, यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि जो आंतरिक ऊर्जा है, जो इंटरनल जो एनर्जी है यू, वो फलन है किसका, एस और वी का, ये वो डिपेंडेंट का पर है, एस और वी पर डिपेंडेंट है, तो उन दोनों का फलन है। तो देखो एक बार बारी बारी से एक बार वी को कांस्टेंट लेंगे, एक बार एस को कांस्टेंट लेंगे, तो आपने वी कांस्टेंट लिया और एस लिया, फिर इन दोनों को यहाँ पहले बी था तो एस कांस्टेंट लेकर और तुलना करके आपने पहला रिजल्ट आपने शो कर दिया, ठीक है। तो देखिए अब आप नेक्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं, मैक्सवेल के द्वितीय संबंध, ठीक है। तो मैक्सवेल का जो द्वितीय संबंध है वो देखिए आप, देखो मैक्सवेल का द्वितीय संबंध, देखो द्वितीय संबंध में आप यूज करेंगे हेल्महोल्ट्ज
हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा क्या होती है? ए बराबर यू माइनस टी एस। ठीक है, यू माइनस टी एस होती है। अगर यहां से अपन इसका डिफरेंशिएशन करें तो यू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ठीक है, एक बार टी को छोड़ेंगे तो इसका डी एस और एस को छोड़ेंगे तो डी टी। अब देखो यहाँ से आप डी यू का मान जानते हैं ना, आप यहाँ से डी यू बराबर टी डी एस माइनस पी डी भी होता है, तो डी एफ का मान क्या आ जाएगा यहाँ से? टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। ठीक है, ये तो मिटा देते हैं। ये भी मिटा देते हैं। देखो आप भाई डी क्यू डी यू बराबर क्या होता है? आपको बताया ना, डी यू बराबर टी डी एस माइनस पी डी वी। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, ये मैक्सवेल के चार संबंध, चारों में ये रिजल्ट यूज हो रहा है। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू जो टी डी एस माइनस पी डी वी और ये माइनस टी डी एस, ये माइनस टी डी एस और माइनस एस डी टी। तो टी डी एस से टी डी एस कैंसिल आउट, तो डी एफ बराबर क्या बच रहा है आपके पास? डी एफ बराबर बच रहा है आपके पास माइनस डी वी पी डी वी माइनस एस डी टी, एस डी टी। या इक्वेशन नंबर आप सेकंड नाम दे दीजिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखिए आप यहाँ से जो फलन है, हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा जो फलन है वी और टी का फलन है यहाँ से। ठीक है, देखिए वी और टी का फलन, जब वी और टी का फलन है तो एक बार वही से प्रोसेस नियत आयतन पर, तो नियत आयतन पर जो है यहाँ पर ये टर्म जीरो। ठीक है, ये टर्म जीरो, तो यहाँ से देखिए डेल एफ अपॉन डेल टी वी बराबर माइनस एस। ठीक है, डेल एफ अपॉन डेल टी आयतन वी बराबर माइनस एस, यहाँ से इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, इक्वेशन नंबर, अब भाई ये हेल्महोल्ट्ज़ जो ऊर्जा है एफ, वो किसका फलन है? एक तो v का फलन है, v पर डिपेंडेंट है और t पर डिपेंडेंट है। तो एक बार v को कांस्टेंट रखकर इसका डिफरेंशिएशन किया तो अब देखो नियत ताप पर t को कांस्टेंट रखें तो डेल एफ, देखो ये टर्म जीरो, तो डेल एफ अपॉन डेल एफ डेल वी, कांस्टेंट क्या है? टेम्परेचर, तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस पी। इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब देखो इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ से, यहाँ पहले वी कांस्टेंट क्या था, अब ताप कांस्टेंट कर देंगे, तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से ताप टी नियत होने पर तो यहाँ पर क्या है, पहले वी वॉल्यूम को कांस्टेंट क्या था, अब ताप को कांस्टेंट कर रहे हैं, ताप को कांस्टेंट करेंगे तो डेल अपॉन वी के सापेक्ष होगा, फिर तो डेल अपॉन डेल वी डेल एफ अपॉन डेल टी वी, और ये कांस्टेंट क्या है? ताप, और माइनस डेल एस अपॉन डेल वी, वी के सापेक्ष होगा ना इंटीग्रल डिफरेंस, और ताप टी कांस्टेंट है। ठीक है, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 5। नाउ आगे देखिए आप समीकरण 4 से, समीकरण 4 से देखिए आप, यहाँ पर पहले टी कांस्टेंट क्या था, क्योंकि हेल्महोल्ट्ज़ जो एनर्जी है वो वी और टी का फलन है। आपने यहाँ पर टी कांस्टेंट, अब वी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल अपॉन
यहाँ पर आपने अब वी कांस्टेंट कर देंगे ना, तो ताप के सापेक्ष करें, तो डेल अपॉन डेल टी, और यहाँ पर क्या आपके पास डेल एफ अपॉन डेल वी, और ये टी, और कांस्टेंट क्या है आपके पास वी कांस्टेंट है। पहले ताप कांस्टेंट क्या था इक्वेशन नंबर 4 में, अब वी कांस्टेंट कर दिया, और यहाँ पर क्या है माइनस डेल पी अपॉन डेल टी, ये समीकरण नंबर 6। अब वापस से वही कंडीशन लगा दो आप, दोनों फलन सतत है, तो समीकरण 4 व 5 से, तो समीकरण ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 6, तो जैसे ही आप इनको कंपेयर करेंगे तो माइनस डेल एस अपॉन डेल वी टी बराबर माइनस डेल पी अपॉन डेल टी। देखो यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, क्या है वी है ना, तो वी, ठीक है। देखो माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट, डेल एस अपॉन डेल वी टी बराबर डेल पी अपॉन डेल टी वी कांस्टेंट। तो मैक्सवेल का ये सेकंड रिलेशन आपको बताता है, डेल एस अपॉन डेल वी टी डेल पी अपॉन डेल टी वी, यानी कि सब्जी वाला पालक टमाटर, ठीक है। तो सेकंड रिलेशन आपका प्रूव हो चुका है। तो आप थर्ड देखो, आपने फर्स्ट रिलेशन में जो आपने यूज किया ना, वो क्या उष्मागतिकी का फर्स्ट नियम वो आपने यूज किया। सेकंड जो नियम आपने सिद्ध करने के लिए आपने हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा का प्रयोग किया। अब थर्ड नियम यूज करने के लिए आपको एंथैल्पी H प्लस पीवी का यूज करेंगे, और फोर्थ नियम को प्रूव करने के लिए आप गिब्स मुक्त ऊर्जा G बराबर H माइनस TS इसका आप यूज करेंगे, तो ठीक है ना। और ये रिजल्ट तो आपको ध्यान रखना है कि DU बराबर क्या होता है TDS माइनस PDV होता है। तो देखिए आप उष्मागतिकी के थर्ड नियम पर चल रहे हैं अपन। देखो आप उष्मागतिकी का तृतीय नियम आपको दिख रहा है, सेकंड का ऑपोजिट है, ठीक है। तो तृतीय नियम आपको ये सिद्ध करना है, आप सिद्ध क्या करना है, आपको ये सिद्ध करना है, तो आपको पता होना चाहिए सिद्ध क्या करना है। तो तृतीय नियम को सिद्ध करने के लिए आपको क्या यूज करेंगे अपन, एंथैल्पी, चूंकि या फिर वी नाउ दैट अपन क्या जानते हैं, H बराबर U प्लस PV होता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो DH बराबर DU प्लस PDV प्लस V DP, ठीक है। समीकरण दो नाम दे दो, चूंकि DU बराबर TDS माइनस PDV, अभी अभी आपको बोला था कि ये रिजल्ट तो आपको दिमाग में अच्छे तरीके से फिट करना है, क्योंकि आपको बार बार ये रिजल्ट यूज होगा कि DU बराबर TDS माइनस PDV होता है। बात आपको समझ में आ रही है ना, नहीं आ रही है तो आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ से DH बराबर, इसमें जैसे ही आप DU की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से DU की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए आप, और DU प्लस PDV इधर लाएंगे तो इसको DU प्लस PDV ये बनेगा, इसकी वैल्यू TDS आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, लेकिन आप देखिए सिंप्लीफाई तरीके से, तो TDS माइनस PDV प्लस PDV प्लस VDP, ये किसकी वैल्यू है, DU की वैल्यू है, ठीक है। DU तो TDS से TDS नहीं जाएगा, यहाँ पर PDV से PDV गायब हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। DH बराबर देखिए आप TDS प्लस PDP। अब आप मुझे बता सकते हैं यहाँ से कि जो एंथैल्पी है यानी कि H, वो किसका फलन है, वो S पर डिपेंड कर रही है, वो P पर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब जो एंथैल्पी है
वो किस किस का फलन होगी, वो एस का भी फलन है और पी की भी फलन है, यानी कि एंथैल्पी, एंट्रोपी और दाब का फलन है। तो यहां से देखिए आप, अब देखिए आप, भाई दाब और एंट्रोपी का फलन है, आपने ये निकाल लिया। जब आपने ये निकाल लिया तो आपको पता है आप क्या करना है, आप तो कुछ भी नहीं करना है, आप तो वही प्रोसेस है जो आपको पहले एक फर्स्ट रिलेशन में बताई, सेकंड रिलेशन में बताई, थर्ड में वही करना है। यहाँ पर फलन किस किस का है, ये तो पी का फलन है और एस का फलन है। तो एक बार पी को नियत लेकर, फिर एक बार एस को नियत लेकर, फिर उनके हिसाब से करेंगे। तो देखिए आप बहुत ही सिंप्लीफाई है। तो देखिए आप यहां से देखिए, इसको नाम क्वेश्चन नंबर 3 दीजिए, नियत दाब पर, और दाब को नियत ले यहां से पी पर। देखिए दाब को नियत लेंगे तो डीपी तो गया काम से, ये तो हो गया 0, ये तो टेंडिंग टू 0 हो गया, इसकी तो पिक्चर खत्म। जब इसकी पिक्चर खत्म होगी तो बच क्या रहा है ये, तो डीएच बराबर टीडीएस बच रहा है ना ये, तो ये हो जाएगा डेल एस अपॉन डेल एस बराबर टी। देखो बात क्या है, यहाँ पर दाब कांस्टेंट है, जब दाब कांस्टेंट है तो आपको दाब लिखना पड़ेगा भाई साहब। तो दाब कांस्टेंट हो गया तो आपने ये लिख दिया, ठीक है। इसको नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 4। एक बार तो आपने दाब कांस्टेंट लिया तो आपने ये इक्वेशन बना दी, फिर आपका काम क्या है, आपको एस भी कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो नियत एंट्रोपी, नियत एंट्रोपी एस पर, जब नियत एंट्रोपी एस लेंगे तो इसकी पिक्चर तो खत्म, ये तो गया 0 के इक्वल, डीएस बराबर 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन वैसे ही करेंगे, ये कांस्टेंट है डीएस, तो ये खत्म। तो डीएच बराबर क्या बच रहा है, बीडीपी। तो यहां से बच जाएगा पास डेल एच अपॉन डेल पी, कांस्टेंट क्या है एस बराबर वी, इक्वेशन नंबर 5। अब देखो बारी बारी से वही काम करेंगे जो आपने पहले किया था। पहले क्या किया था, इक्वेशन नंबर 3 और 4 बनाई थी, तो 4 और 5 जो भी इक्वेशन हो उससे दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपने पी कांस्टेंट लिया था इसके लिए, तो अब ये तो पी और एस का फलन है, तो यहाँ पर एस कांस्टेंट लेंगे। एस कांस्टेंट लेंगे तो किसके सापेक्ष परिवर्तन होगा, एस कांस्टेंट है तो पी के सापेक्ष परिवर्तन होगा, यानी डेल अपॉन डेल पी, और ये क्या है डेल एच अपॉन डेल एस पी। कांस्टेंट क्या लिया है आपने, एस कांस्टेंट लिया ना अभी आपने, एस कांस्टेंट बराबर, एस कांस्टेंट है, पी के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, डेल अपॉन डेल पी, और ये एस कांस्टेंट, ठीक है। देखो आपको ये रिजल्ट मिलता जा रहा है ना, यहाँ से डेल टी अपॉन डेल पी एस तो आ रहा है। तो ये इक्वेशन नंबर 6 नाम दे दो आप, समीकरण ठीक है ना आप यहाँ पर, इस समीकरण 4 से एस नियत, समीकरण 4 से एस नियत, एंट्रोपी की नियत करके, वही समीकरण 5 से, समीकरण 5 में आपने जो है वो एस नियत ले रखा है, एस नियत ले रखा है, तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली ये तो एस और पी का फलन है, जब एस नियत है तो पी के सापेक्ष परिवर्तन होगा, नहीं हाँ एस नियत है तो पी के सापेक्ष परिवर्तन होगा, लेकिन यहाँ पर आपने एस नियत ले रखा था तो अब की बात से पी नियत लेंगे, और पी नियत लेंगे तो एस के सापेक्ष परिवर्तन होगा। देखिए आप डेल अपॉन डेल एस पी नियत, प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो एस के सापेक्ष परिवर्तन होगा, एस के सापेक्ष परिवर्तन होगा, तो देखिए आप डेल एच अपॉन डेल पी एस, कांस्टेंट क्या है पी, प्रेशर बराबर, देखिए आप डेल वी अपॉन डेल एस, डेल वी अपॉन डेल एस, कांस्टेंट क्या है पी, इक्वेशन नंबर 7। क्लियरली आपको दिख रहा है ना, ये ऑपरेटर चेंज करो वापस से सेम बनेगा, जब ऑपरेटर चेंज कर देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं इसके। तो समीकरण 6 व 7 से वही ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 6 and 7,
ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 6 एंड 7, जैसे ही आप इन इक्वेशन को कंपेयरिंग करेंगे तो आपके पास मिलेगा डेल वी अपॉन, यहाँ पर एस, सॉरी एस के सापेक्ष परिवर्तन होगा ना यहाँ पर, तो डेल वी अपॉन डेल एस पी बराबर डेल टी अपॉन डेल पी और ये एस। ये आपका मैक्सवेल का तृतीय नियम कंप्लीट होता है। ठीक है, मैक्सवेल का तृतीय संबंध, मैक्सवेल का तृतीय संबंध आपका कंप्लीट। तो मैक्सवेल का आपका तृतीय संबंध कंप्लीट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको कहीं समझ में नहीं आया तो आप बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट में। देखिए आप मैक्सवेल का आपको लास्ट एंड फाइनल चतुर्थ संबंध या फोर्थ रिलेशन आपको सिद्ध करना है। तो फोर्थ रिलेशन आपको सिद्ध करना है तो आपको पता है यहाँ से, अब तो मेरे बताने की आवश्यकता ही नहीं है। वैसे तो फोर्थ रिलेशन में क्या करना है आपको, जो गिब्स ऊर्जा है उसका यूज करना है आप, और गिब्स ऊर्जा का यूज करके फलन बनानी है भाई कि गिब्स ऊर्जा किस किस का फलन है। अभी देखना आप चतुर्थ संबंध में, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से। तो चतुर्थ संबंध क्या होता है वो आप, ये होता है चतुर्थ संबंध, आपको क्लियरली पता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है उसमें, क्योंकि आपको याद है सब्जी वाला पालक टमाटर और टीवी पर सलमान सब आपको याद है, आपका तो माइंड ही सुपर है। तो देखिए आप चतुर्थ संबंध की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको तो ये ध्यान रखना है ना भाई कि उष्मागतिकी में चारों संबंध, मैक्सवेल के जो चारों संबंध आपको प्रूव करने हैं उसमें सबसे पहले आपको यूज करना होगा क्या, उष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ। सेकेंड रिलेशन आपको सिद्ध करने की हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा का यूज करना होगा, और थर्ड में आपको एंथैल्पी का यूज करना है, और फोर्थ में आपको गिब्स ऊर्जा का यूज करना है। ठीक है, तो गिब्स ऊर्जा का यूज करना है तो देखिए आप कैसे यूज करेंगे अभी देखिए। तो वही से वी नाउ दैट हम तो जानते हैं भाई क्या होता है, गिब्स ऊर्जा का मान H माइनस टीएस होता है, U प्लस पीबी माइनस टीएस ये भी होता है। ये तो नहीं होता, हमने तो नहीं पढ़ा ये होता है, ये लिखा रखा ना आपको होता है फिर, क्योंकि H बराबर क्या होता है U प्लस पीबी, और यहाँ पर H की जगह U प्लस पीबी और माइनस टी एस का माइनस टी एस। डी कहाँ से आ गया, अभी नहीं आया ना, तो जी का मान ये हो रहा है ना डायरेक्ट, यहाँ से मैं ये लिख दूँ तो कोई दिक्कत है आपको, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, फिर आप यहाँ से लिख दो आप, ठीक है। तो ये U प्लस पीबी माइनस टी डी एस आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दीजिए आप, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो देखिए आप भाई, आप इसका परिवर्तन ले लेंगे तो डेल जी बराबर यू डेल यू प्लस पी डी बी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ठीक है, अब आपको पता है, क्या पता है आपको, डेल जी कि डी यू बराबर क्या होता है, डी यू की जगह होता है टी डी एस माइनस पी डी वी, चूँकि क्या ले लो आप, चूँकि डी यू बराबर क्या होता है बच्चों, टी डी एस माइनस पी डी वी। ये रिलेशन तो आपको अच्छे तरीके से रटना है, आपको रटना नहीं है, आपको ध्यान ही रखना है, रटना क्या हो तो रटना ही मान लो आप कुल मिलाएंगे। तो डेल जी डी जी बराबर क्या होता है, टी डी एस माइनस पी डी बी। अभी आपने कुछ भी नहीं किया, अभी तो आपने डी यू की वैल्यू पुट की है, और प्लस पी डी बी का प्लस पी डी बी प्लस वी डी पी का वी डी पी माइनस टी डी एस का माइनस टी डी एस और एस डी टी का एस डी टी। क्लियरली यहाँ से आपको कुछ ना कुछ कैंसल आउट होता दिखाई दे रहा है, टी डी एस से टी डी एस कैंसिल आउट, और यहाँ से पी डी बी से पी डी बी कैंसिल आउट। दैट मीन्स यहाँ पर जो डेल जी है वो क्या है, आप देखिए बच्चों, वी डी पी माइनस एस डी टी। यहाँ से आपको क्लियरली स्पष्ट हो रहा है कि जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है वो किस किस का फलन है, एक तो P का फलन है, एक T का फलन है, क्योंकि वो डिपेंड ही किस पर कर रही है, एक तो दाब पर डिपेंड कर रही है और ताप पर डिपेंड कर रही है। तो जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है वो दाब का फलन है और ताप का फलन है।
जैसे ही आपको पता चलता है कि गिब्स मुक्त ऊर्जा दाब का फलन है और ताप का फलन है, वैसे ही आप ज्ञान लगाना स्टार्ट कर देते हैं। आप ज्ञान लगाते हैं भाई यहाँ तो दाब और ताप का फलन है, तो एक बार ताप के सापेक्ष नियत कर देंगे, ताप को नियत रखकर पी के सापेक्ष कर देंगे, और एक बार पी को नियत रखकर टी के सापेक्ष कर देंगे। फिर दो इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन को पहले ताप लिया था तो एस पी ले लेंगे, फिर पी लिया था तो टी ले लेंगे, और आप आंसर सिद्ध कर देंगे। तो देखिए अभी आप इसको नाम दे दो आप समीकरण नंबर 2। देखो आप नियत कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि आप दाब को कांस्टेंट ले रहे हैं पहले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप दाब को ले, दाब को प्रेशर लेंगे, तो जब दाब कांस्टेंट हो जाएगा तो डिफरेंशिएशन ताप के सापेक्ष होगा, परिवर्तन, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो ये तो कांस्टेंट होगा दाब, तो ये तो जीरो हो गया। जैसे ये जीरो होगा तो ये डेल जी अपॉन डेल टी बराबर एस माइनस एस है ना, माइनस एस डेल इधर है। तो कांस्टेंट के लिए आपको ये पता होना चाहिए, आपने प्रेशर कांस्टेंट लिया इसलिए ताप के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, तो प्रेशर कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर 3। आगे देखिए आप कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट ले रहे हैं, तो देखिए आप यानी कि ताप टी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर टेम्परेचर को कांस्टेंट ले रहे हैं तो दाब के सापेक्ष परिवर्तन होना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब दाब के सापेक्ष परिवर्तन होना है तो ये लो साहब दाब के सापेक्ष परिवर्तन, और दाब के सापेक्ष परिवर्तन ले रहे हैं तो ताप तो कांस्टेंट होना चाहिए, आपने ले भी रखा है। तो यहाँ से देखिए ना, आप जब दाब के सापेक्ष परिवर्तन कर रहे हैं और ताप कांस्टेंट है, तो ये तो गया काम से, इसका तो काम तमाम हो गया। ये तो जीरो हो गया, तो डी टी परिवर्तन जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाए तो डेल जी अपॉन डेल पी, कांस्टेंट भी, तो यहाँ तो बी बच रहा है उनकी। इक्वेशन नंबर 4। अब जैसे आपके पास दो नई इक्वेशन बनकर आती है, इक्वेशन नंबर 3 और 4, आपको फिर से पता चल जाता है भाई यहाँ पर तो आपने पी प्रेशर कांस्टेंट ले रखा है, तो अब की बार यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है तो आपको क्या कांस्टेंट लेना होगा, यहाँ पर टी कांस्टेंट लेंगे और पी के सापेक्ष परिवर्तन ले लेंगे डिफरेंशिएशन, और यहाँ पर टी कांस्टेंट है तो पी कांस्टेंट ले लेंगे अब की बार, ठीक है। तो देखिए नाउ इक्वेशन 3 एंड 4 से फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से, यानी थर्ड में तो आप कांस्टेंट क्या लेंगे, एक साथ ले दूंगा, दिक्कत नहीं। थर्ड में आप कांस्टेंट लेना टी व क्रमशः टी व पी नियत लेना था। तो टी व पी नियत लेंगे, यानी इक्वेशन 3 में अगर अपन टी कांस्टेंट लेना है तो टी कांस्टेंट लेंगे, तो ऑब्वियसली पी के सापेक्ष परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, पी के सापेक्ष परिवर्तन होगा ना। तो ये टर्म तो सेम एज इट इज। कांस्टेंट क्या लिया आपने, तो आप कांस्टेंट लिया, तो माइनस डेल एस अपॉन पी के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, तो आप कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपने ताप कांस्टेंट लिया है, पहले प्रेशर लिया था, ताप कांस्टेंट लिया है, ठीक है, इसलिए यहाँ। अब जब समीकरण 3 से तो काम हो गया, समीकरण 4 से देखिए आप, यहाँ पर आपने ताप कांस्टेंट ले रखा है तो आपको दाब कांस्टेंट लेना है, तो दाब मैंने लिख रखा है यहाँ पर, दाब नियत लेने पर जैसे आप दाब नियत लेंगे तो ताप के सापेक्ष परिवर्तन होगा, यानी डेल अपॉन डेल टी, और ये टर्म एज इट इज आ रही है यहाँ पर, डेल जी अपॉन डेल पी डेल टी। तो आपने कांस्टेंट के लिया, उसको बाहर लिख दो आप। यहाँ पर ताप कांस्टेंट था पहले, अब प्रेशर कांस्टेंट लेना है तो पी
आगे देखिए आप जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर क्या है, वी है ना, तो डेल वी अपॉन डेल टी, और ये प्रेशर कांस्टेंट है। वी का दाब कांस्टेंट है तो वी का तो दाब के सापेक्ष परिवर्तन होगा ना फिर। तो देखिए आप अब ये आगे क्वेश्चन नंबर 6 और ये आपसे नाम नंबर 5, फिर से वही काम करना है आपको, बार बार वही करते रहिए आप। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 6 को जैसे ही आप कंपेयरिंग करेंगे तो आपको मिल जाएगा डेल वी अपॉन डेल टी पी बराबर माइनस डेल एस अपॉन डेल पी टी। ये रिलेशन आपको मैक्सवेल का चतुर्थ रिलेशन प्राप्त हो गया आपको। तो आपको याद होना चाहिए कि क्या यूज करना है आपको, कौन से रिलेशन में आपको क्या यूज करना है, आपको ये पता होना चाहिए। पहले तो आपको मैक्सवेल के चारों रिलेशन पता होना चाहिए। आपको बता दिया टीवी पर सलमान, सब्जी वाला पालक टमाटर, 2 रिलेशन आप याद करो और 2 आप खुद बना लो। फिर ये बनाने, और आपको ये ध्यान रखना है पहले वाले माइनस से तो फोर्थ में माइनस आएगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जब इतना ध्यान हो जाता है आपको तो फिर आपको ये प्रूव करना आना चाहिए मैक्सवेल के चारों रिलेशन, कि मैक्सवेल के चारों रिलेशन कैसे प्रूव करने हैं। सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए, सबसे पहले आपको मैक्सवेल जो उष्मागतिकी का जो फर्स्ट लॉ है वो आपको वो याद होना चाहिए, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। और चूंकि डी डब्ल्यू बराबर पी डी भी होता है तो डी डब्ल्यू की जगह पी डी भी लिख दिया। आपको हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा क्या होती है, F बराबर यू माइनस टी एस, आपको ये भी याद होना चाहिए। एंथैल्पी क्या होती है, H बराबर यू प्लस पी भी, आपको ये भी याद होना चाहिए। गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है, G बराबर H माइनस टी एस, आपको ये भी याद होना चाहिए। H बराबर क्या होती है, यू प्लस पी भी, आपको ये भी याद होना चाहिए इसकी फॉर्म में। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि डी यू बराबर क्या होता है, टी डी एस माइनस पी डी बी। आपको सारे रिलेशन मुंह जबानी याद होना चाहिए। अगर आपको ऐसा याद है तो आप पेपर में जानते हो, फिर आप तो पेपर को निपटा दोगे। मैक्सवेल संबंध जैसे वहां लिखा है मैक्सवेल संबंध के चारों करो तो चारों आप धड़ से बिना देखे हिसाब देंगे आप तो इसको आपको करने के लिए आपको बारी बारी से, मान लो ये रिलेशन पूछ ले आपसे तो सेकंड है ना ये, तो आप तो सेकंड रिलेशन में जरूर थोड़ी वैसे देगा आपको चारों प्रूफ करो, उसने मान लो ये लिख के दे दिया मतलब कि इसको प्रूफ करो। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा रिलेशन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ। तो आप पहले चारों लिख लो, उसमें से सेकंड है, वही सेकंड में तो आप जानते हैं कि इसको ना हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा यानी F बराबर यू माइनस टी एस यूज करके आप पूरा डेरिवेशन करके आप इसको सिद्ध कर देंगे। आपको पता चलेगा भाई फोर्थ रिलेशन पूछ रहा है ओनली वो, तो फोर्थ में गिब्स मुक्त ऊर्जा का यूज करना है आपको। आपको पता चलेगा वो थर्ड रिलेशन पूछ रहा है ये वाला, तो आप एंथैल्पी का यूज करें और यूज करके आप चारों रिलेशन निकालें। आप हमारे चैनल को धमाका कोचिंग क्लासेस के चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए। और तो क्या, और बनाएंगे वीडियो आपके लिए मस्त बड़ी।